अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स, जो कि इस मंथ में कंप्लीट करना है ये वाला चैप्टर। अच्छा, एंजाइम्स क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लिखा है कि एंजाइम्स, ताकि आपको समझ आए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एंजाइम्स क्या चीज़ है। हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। इन आवर बॉडी केमिकल रिएक्शंस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं। सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये रिएक्शंस हमें बॉडी को ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और मेंटेन करते हैं अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। हर बॉडी की हर जगह जो है वो ग्रो कर रही है, और वो ग्रो कैसे कर रही है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर। जैसे फैक्ट्रीज़ होती हैं हमारे मुल्क में, फैक्ट्रीज़ अगर नहीं काम करेंगी तो एक मुल्क भी ग्रो नहीं करेगा, एक मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और कंटिन्यूसली हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं रिएक्शंस, अब हम डीप जाते हैं कि रिएक्शंस किस किस तरह के होते हैं। रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक रिएक्शंस होता है कैटाबॉलिज्म, एक रिएक्शंस होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो फॉर्म होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि वो स्मॉल से वो बड़ी चीज़ बना रहे हैं तो वो एनर्जी जो है वो बन रही है, ठीक है। छोटी सी बड़ी में एनर्जी बन रही है। कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। और यहाँ क्या हो रही है, ज़ाहिर बात है, जब यहाँ पे रिस्टोर हो रहा था लार्ज मॉलिक्यूल, एनर्जी रिस्टोर हो रही थी लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होने पे, तो यहाँ पे जब वो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एनर्जी भी उसमें रिलीज़ होगी। Now these chemicals in reactions change their form from one to other by what? एंजाइम्स। ना जो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जो ये केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जो अपना एक फॉर्म चेंज कर रहे हैं, कभी कोई फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, कभी किसी फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, और उनको हम क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। ये हैं एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स किस चीज़ के बने हुए हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड दे एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं कि ये कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं, स्पीड अप कराते हैं, ठीक है। तेज़ी से रिएक्शंस को, हमारी बॉडी में कितनी चीज़ें हैं जो एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो जब तक कि स्पीड अप रिएक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। अच्छा, अभी एंजाइम्स ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स जो हम जिनका नाम हम एंजाइम्स दे रहे हैं ये नेचर में क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? ये चेंज नहीं करते, ये इन्वॉल्व होते हैं एक रिएक्शन में, उनको स्पीड अप कराते हैं और उसके बाद वो ख़ुद तब्दील नहीं होते, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि ये वो चीज़ें जो सिर्फ पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी की रिएक्शन करो, जल्दी जल्दी यहाँ से चीज़ें निपटाओ, ये जल्दी जल्दी चीज़ें बनाओ, और ये ख़ुद चेंज नहीं होते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स ये हैं, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं सबस्ट्रैट। सबस्ट्रैट क्या है? कोई भी चीज़ जिस चीज़ ने बढ़ना है, जिस चीज़ ने चेंज होना है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रैट, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रैट है। सबस्ट्रैट आके एंजाइम पे लगता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी कि एक नई चीज़ फॉर्म होती है। हम चूँकि केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐड होती है तो उसका कोई रिज़ल्ट बनता है। इस तरह जब एंजाइम सबस्ट्रैट वो चीज़ है जिसमें एंजाइम एक्ट करती है, ठीक है। तो वो सबस्ट्रैट दोनों एंजाइम मिल के क्या बनाते हैं? आपका एक प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स जो हैं वो मैंने आपको बताया, जब हमारी बॉडी में हैं रिएक्शंस कर रहे हैं और उनको स्पीड अप करा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो कुछ एंजाइम सेल के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, जो इनसाइड द सेल काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, जो किसी का काम है ग्लूकोज बनाना, किसी का काम है प्रोटीन बनाना। तो वहाँ पे एक प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, वो इस एंजाइम की हेल्प से हो रहा है सेल के अंदर।
कुछ एंजाइम्स बाहर काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो आउटसाइड सेल है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन इन स्टमक कैविटी, हमारी जो मैदे में जो तेज़ाबियत है, जो तेज़ाब है, पेप्सिन है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम थे। फॉर एग्जांपल पेप्सिन। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक और वर्ड आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? सो एनर्जी रिक्वायर टू स्टार्ट। अब कोई भी रिएक्शन है, कोई भी चीज़ है, उसको क्या चाहिए? एनर्जी। जैसे हमें चलने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ताकतवर होंगे उतना ज़्यादा आप भाग सकते हैं। इसी तरह रिएक्शंस में भी एनर्जी को चाहिए होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस जो हैं वो फास्टर होते हैं अगर वहाँ पे एंजाइम वर्क कर रहा है। जहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है वो रिएक्शंस आपके फास्ट होंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, ये एंजाइम्स आर बेसिकली, इसकी डेफिनेशन है, प्रोटीन्स विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय मिनिमाइजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, नॉर्मली आप ये पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि कितनी ताकत लग रही है इसको यहाँ से यहाँ फेंकने में। ठीक है, यानी कि उस पत्थर को वो हिला रहा है, उसको ज़ोर लग रहा है कि वो यहाँ से मूव करे। तो ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम बचाने के लिए, इस टाइम को बचाने के लिए एंजाइम्स का यूज़ होता है। एंजाइम आते हैं ताकि ये टाइम बच सके और जल्द ही कोई भी स्टेप तेज़ी से हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब लिखी हुई हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टर्म यूज़ होता है मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में यूज़ होता है, वो कहाँ से? ग्रीक वर्ड है और ये निकला है इब्ने नफीस, हमारे जो साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने स्टेट किया कि द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। उन फंक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? एंजाइम्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है? एंजाइम्स जो हैं, सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्या बने हुए हैं? वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, ये ऑलमोस्ट बोर्ड के हर पेपर में आता है। हाँ, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और ये अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि मोस्ट एंजाइम जो है वो मिलियन टाइम्स फास्टर होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। लेकिन इसमें ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो कंज्यूम होते हैं रिएक्शंस में, एज अ कैटलिस्ट ये काम करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस में, और कहीं ये स्पीड अप काम नहीं करते। ठीक है, कहीं पे ये स्पीड करते हैं, जहाँ जहाँ बॉडी में स्पीड अप की ज़रूरत है वहाँ वो स्पीड से काम करते हैं, और जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ ये नहीं करते। तो एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो जहाँ पे जिस सबस्ट्रैट, मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें कि एंजाइम किसके साथ मिलके काम करते हैं? सबस्ट्रैट्स के साथ। यानी कि वो जो जिस पे एक्ट करते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं उनके, हर सबस्ट्रैट पे वो एक्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ पे वो एक्ट नहीं करेंगे, उनका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रैट से एंजाइम उसी पे एक्ट करते हैं। अच्छा, स्मॉल पोर्शन जो एंजाइम का है उसमें पूरा जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटालिसिस में, थोड़ा सा रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट द रिएक्शन। अब ये मैं आपको बताती हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। एंजाइम का ये पूरा एंजाइम है, इसका एक पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, ये पूरा एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रैट है। तो हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रैट के साथ एक्ट करेगा। ठीक है, हर एंजाइम हर सबस्ट्रैट के साथ एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रैट आके लगता है। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड और डिमिनिश्ड बाय सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, सेल की एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इन्हांस होती है और ख़त्म होती है अकॉर्डिंग टू नीड्स। अगर बॉडी में ज़रूरत है तो वो काम करेगी, अगर बॉडी में ज़रूरत नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। तो जो रोकने के लिए हमारे पास है वो इनहिबिटर्स, जो उनको रोकते हैं।
ठीक है, एंजाइम्स को, और कुछ हमारी बॉडी में एक्टिवेटर्स हैं जो कि एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक और पॉइंट है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन ये बहुत इजी है। मैंने इसको एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स डू नॉट नीड एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी के साथ काम करें, ठीक है, और कुछ को ज़रूरत होती है वो काम करें। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जो एंजाइम जिनके साथ अक्सर काम करते हैं वो है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उन्होंने हम कहते हैं कोफैक्टर्स, उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आयंस। नॉन प्रोटीन है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। तो ये जो दो कोफैक्टर हैं ये हमारे डिवाइड होते हैं टू फॉर्म्स में, एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में, एक ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब जो इनऑर्गेनिक है वो मेटल आयंस हैं, इनको आपने अलहदा कर दिया, ठीक है, ये आपको याद हो गया। अच्छा जी, कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक, मेटल और आयंस हैं। अब जब कोफैक्टर में ऑर्गेनिक का पोर्शन आता है तो ऑर्गेनिक में हमारे पास फ्लेविन और हीम, ये हमारे जो कंपोनेंट हैं ये ब्लड में पाए जाते हैं, हीम ब्लड। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं जी, कुछ जो टाइटली बॉन्ड करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंजाइम से, जो टाइटली बॉन्ड करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो लूजली अटैच्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं को एंजाइम्स, को एंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट केमिकल्स ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अदर। ज़ाहिर बात है क्योंकि लूजली अटैच्ड होते हैं तो इनके ऊपर जो डिफरेंट केमिकल्स अटैच होते हैं जाकर ये पास ऑन करते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ, दूसरे से तीसरे एंजाइम की तरफ, ठीक है। तो ये आपका कोएंजाइम, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड एंड थायमीन। ये एग्जांपल्स दिए हैं, ये हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉलिक एसिड और थायमीन क्या चीज़ें। ये बस चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में ये डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ फॉलिक एसिड एंड थायमीन, ठीक है। तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना फ्लेविन में ना हीम में, ये सारे कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। भी अभी सिर्फ आपने एग्जांपल्स इनकी सिर्फ याद करनी है। कोफैक्टर आप लोगों को सबको समझ आ गया, कोफैक्टर व्हाट इज़ कोएंजाइम, ये एक दफ़ा देख लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे फैक्टर्स में कि जो एंजाइम जो वर्क करते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वर्क करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ठीक है, और एक पाथवे क्या करता है, एक एंजाइम एक जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो दूसरा एंजाइम ले लेता है और वो एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रैक्ट। तो ये रिएक्शन एज अ पास ऑन होता रहता है। जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तो वो किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रैक्ट के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। इस तरह ये पास ऑन होता रहता है डिफरेंट एंजाइम्स टू एंजाइम्स। यूजेस ऑफ एंजाइम्स क्या है? यूजेस ऑफ एंजाइम्स हमारे पास है फूड इंडस्ट्री, एक्सक्यूज़ मी, फूड इंडस्ट्री। एंजाइम्स आपके जो ब्रेक डाउन करते हैं और हमें पता है स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शंस में सिर्फ स्पीड अप करते हैं। तो अगर ये एक रिएक्शन है जिसको स्टार्च को हमने ब्रेक डाउन करना है, इस रिएक्शंस को हमने स्पीड अप करना है, तो एंजाइम्स में भी यूज़ होता है, टू सिंपल शुगर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये यूज़ करते हैं हमारे ब्रेड्स में, ब्रेड और बंस जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ब्रीइंग इंडस्ट्री है, एंजाइम फिर स्टार्च और प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं और क्या बनाते हैं, ईस्ट खमीर बनाते हैं पर, या उसको अल्कोहल की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तीसरा पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, अगेन स्टार्च ब्रेक डाउन होती है इनटू लो विस्कोसिटी और उसको हेल्प करते हैं, एड का मतलब होता है हेल्प करते हैं इन मेकिंग दी पेपर की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट जो होते हैं, कुछ एंजाइम्स आर यूज़ करते हैं, जो आपकी स्टेन्स जो गंद लगी होती है वो प्रोटीन की स्टेन्स होते हैं, ठीक है, क्लोथ्स में। तो ये एंजाइम अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि यूज़ करते हैं डिश वॉशिंग पाउडर में, ताकि वो रिमूव कर सके आपके ऐसे स्टार्च रेजिड्यूज़ को, ऐसे स्टेन्स को। तो ये हमारे यूजेस ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स जो एंजाइम्स के रेट को, एंजाइम्स के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फिर हमने पढ़ी यूजेस पढ़ा उनका। अब आते हैं कि कौन सा क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें एंजाइम को फ़र्क पड़ सकता है, एंजाइम्स की प्रोसेस को फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, कि वो किस तरह स्लो कर सकते हैं रिएक्शंस को किसी भी। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें पता है कि बहुत ज़रूरी है
एंजाइम की रिएक्शन के लिए। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब एक मैक्सिमम रेट आ जाता है टेम्परेचर का, उससे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि एक एंजाइम का एक ख़ास टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। अब लॉजिकल बात ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी बॉडी हर रिएक्शन नॉर्मली कर रही है। अगर 37 से ज़्यादा ऊपर रिएक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी रिएक्शंस नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो वो रिएक्शंस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 10 अबव 37 डिग्री एंड बिलो 0 डिग्री एंजाइम्स स्लो डाउन हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। ये आपको फ़्लो चार्ट बता रहे हैं कि एंजाइम्स पहले गेन करें अपनी एनर्जी और ये 30-35 तक ये सही जा रहे हैं, लेकिन एक टेम्परेचर ऑप्टिमम आया 37 के बाद, जब 40 से इसकी सीड करना शुरू किया तो ये एंजाइम की एक्टिविटी नीचे गिरना शुरू हुई है। ठीक है, एंजाइम डीनेचुरेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, एंजाइम के प्रोसेस के लिए। अब आता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या था? जिस पे एंजाइम काम करता है, जिस पे एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, तो अभी कहते हैं कि अगर एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अवेलेबल हो रिएक्शन में, और अगर इंक्रीज़ इन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब एंजाइम होगा तब जहाँ सबस्ट्रेट होगा वही दोनों मिलके काम करेंगे और रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप रोक देंगे एक वैल्यू तक कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं रुकनी, और अगर आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 एंजाइम्स हैं और आपके पास 20 सबस्ट्रेट हैं, जो 10 एंजाइम्स हैं उन्होंने 10 सबस्ट्रेट के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन जो बाकी जो 20 में से बाकी जो 10 सबस्ट्रेट थे वो तो खाली रह गए, क्योंकि वो जगह जो 10 सबस्ट्रेट ने 10 सबस्ट्रेट के ऊपर ऑक्यूपाई कर ली थी एंजाइम्स पे, जो बाकी जो 10 सबस्ट्रेट थे वो फजूल में रह गए। तो इसका मतलब ये है कि दिस स्टेट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन। सैचुरेशन हो गई ना, ज़ाहिर बात है बहुत रश हो गया सबस्ट्रैट्स का कि वो एंजाइम्स पे आ नहीं रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑलरेडी 10 सबस्ट्रैट उसमें एक्टिव साइट में जुड़े हुए हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन या सैचुरेशन हो जाती है सबस्ट्रैट की, तो तब भी रिएक्शन काम नहीं करेगा, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं पीएच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच में क्या आता है कि मैक्सिमम रेट, एक रेंज है जिसमें पीएच कहते हैं, पीएच वैल्यू होती है एसिडिक होता है हमारी बॉडी में या अल्कलीन होता है, बेसिक होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट है, जहाँ पे अल्कलीन इन्वायरमेंट है। अच्छा, स्लाइड कोई भी चेंज अगर पीएच में आएगा तो वो एंजाइम की यानी कि रिटार्डेशन करा देगा, यानी कि एंजाइम को वो डीनेचर कर देगा। तो हमें ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ऑप्टिमम का मतलब है एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें नॉर्मली एंजाइम काम करे। अगर उससे बढ़ जाएगा तो एंजाइम हमारा छोड़ देगा काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो बॉडी है, जो मैदा है, उसमें एसिडिक इन्वायरमेंट है, ज़ाहिर बात है तज़ाबियत है, तो उसमें एक एंजाइम है ट्रिप्सिन जो काम कर रहा है, सॉरी जो पिप्सिन है वो काम कर रहा है स्टमक में। ठीक है, उसकी ट्रिप्सिन नहीं काम करेगा, ट्रिप्सिन काम कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे अल्कलाइन एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हैं, यानी कि एंजाइम्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ तरीके से काम कर रहे हैं। जो एसिडिक एंजाइम है वो बेसिक इन्वायरमेंट में यानी कि अल्कलीन इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा, और जो अल्कलीन एंजाइम है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। ठीक है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है, उसके बाद वो काम करता है, उसके बाद वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है। अभी समझ आ गया होगा टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और पीएच किस तरह इम्पॉर्टेंट है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, एंजाइम की अवेबिलिटी के लिए। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। किस तरह काम कर रहा था, मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि थोड़ा सा आपको एक हिंट दी थी कि इस तरह एंजाइम काम करता है। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एंजाइम किस तरह काम करता है। एंजाइम जब सबस्ट्रैक्ट के साथ मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसे हम कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स।
ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है अगेन इनटू एंजाइम और प्रोडक्ट में। देखिए हमारे पास फिर से एंजाइम मौजूद है ताकि दूसरा सब्सट्रैट आके इसमें लग जाए, ठीक है। इस तरह ये काम करता है। अच्छा, एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया जिससे हमें पता लगा कि ये बेसिकली किस तरह एग्जैक्ट काम करता है, और वो था लॉक एंड की मॉडल। एमिल फिशर ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक एंड की मॉडल को डिज़ाइन किया। और इसमें क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम और सबस्ट्रैट हैं ये स्पेसिफिक शेप के पास होते हैं, यानी कि इस एंजाइम का शेप ही ऐसा बना होगा कि ये वो इस जैसे डिज़ाइन के सबस्ट्रैक्ट को लेगी, दूसरे डिज़ाइन के सबस्ट्रैक्ट को ये नहीं लेगी। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रैट इज़ स्पेसिफिक फॉर एंजाइम, जो हमने पिछली कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। अब इन्होंने मिला दिया एंजाइम, सबस्ट्रैट का कॉम्प्लेक्स बन गया, और फिर उसके बाद एंजाइम फिर रीयूज़ के लिए अवेलेबल हो गया, और ये हमारी प्रोडक्ट्स जो थी ये फॉर्म हो गई, ठीक है। इसी तरह डैनियल कोशलैंड ने सजेस्ट किया था कि लॉक एंड की मॉडल को हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है कि साइड जो होती है ये रिजिड नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, ये अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रैट अपना जो शेप है वो चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सो rather it is molded into required shape to perform its function. Induced fit model is more acceptable than lock and key model. Model of enzyme action में सबसे ज़्यादा ये effective model है। Induced fit model जो है वो lock and key से ज़्यादा मॉडल है। हमें इसमें क्या पता लग गया कि जो एक्टिव साइड है ये अपने आप को, एंजाइम जो है अपनी एक्टिव साइड को मोल्ड कर देता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रैट। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स में। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एंजाइम बड़ा स्पेसिफिक है। एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रैट स्पेसिफिक। हर एंजाइम, फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, वो ब्रेक डाउन करेगा पेप्टाइड के बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स में, और स्टार्च पे काम नहीं कर रहा। जो ये एंजाइम एक ये प्रोटीएज जो है ना ये एंजाइम है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में एक एंजाइम है। ये एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पैक्ट करेगा, स्टार्च पैक नहीं करेगा। इसी तरह स्टार्च का जो एंजाइम है वो सिमिलरली वर्क करेगा अमाइलेज पे, ठीक है। लाइपेज जो एंजाइम है वो आपके लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो हर एंजाइम डिफरेंट सबस्ट्रैट के लिए काम कर रहा है, देखें, और हर सबस्ट्रैट की शेप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें, इस सबस्ट्रैट की शेप डिफरेंट है, इस सबस्ट्रैट की शेप डिफरेंट है, इस सबसेट की शेप डिफरेंट है। इट स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्ट्रेट पॉइंट आउट विच सबस्ट्रेट कैन एग्जैक्ट फिट इन द एक्टिव साइट। इसमें देखें कौन सा फिट करेगा, इसमें ये वाला फिट करेगा, ठीक है, यानी कि ये एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, तो ये जाके इस पर एक्ट करेगा, ठीक है। हमें एक और चीज़ भी पढ़ी हुई है कि एक्टिव साइट possesses specific geometric shape that fits with specific substrate, जो हमें यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है कि एक एंजाइम जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं।